देश प्रेम की कविता, कोई गीत, कुछ भी सुना के वो भी शुरुआत कर सकती हूँ। ठीक है? नमस्कार। आज एक बार फिर से हिंदी साहित्य संस्थान के इस समृद्ध पटल पर हम आपके पसंदीदा कार्यक्रम परिचर्चा को लेकर उपस्थित हुए हैं। आज का कार्यक्रम बेहद खास है। अब वो क्यों खास है, उसके बारे में आपको कुछ देर में पता चलेगा। आज का ये कार्यक्रम विशेष है, केवल इसलिए नहीं कि हम आप एकत्र हुए हैं, बल्कि इसलिए कि हम एक भाव, एक श्रद्धा और एक संकल्प के साथ यहाँ आज उपस्थित हैं। हम आए हैं भारतीय सेना को सलाम करने। आज हम उन वीर सपूतों को नमन करने आए हैं जो अपनी जान की परवाह ना करते हुए सरहद पर रहता है और हमारे देश की रक्षा करता है। आजकल की परिस्थितियों से हम आप अनजान नहीं हैं। परिस्थितियां कुछ विपरीत हैं और उन्हें सही राह पे लाया जा रहा है, और इसका पूरा श्रेय हम अपनी भारतीय सेना को देते हैं। अगर हम आज की बात करें, आज के दौर की बात करें, आज के समय की बात करें, तो भारतीय सेना का हर नागरिक, हर वीर, उनके शौर्य की जितनी भी गाथाएं, जितनी भी बात करी जाए, आज मैं, आप, हमारे सारे श्रोता, इस देश का हर एक नागरिक चैन की सांस लिए अपने घर में बैठा है। वो अपनी पूरी दिनचर्या उसी तरह व्यतीत कर रहा है जैसे शायद इस परिस्थितियों से पहले कर रहा था, और उसका पूरा श्रेय उन सैन्य, उन वीरों के वजह से है। अगर मैं सिर्फ एक नाम दूं, जैसे आजकल की अगर हम बात करें, तो ऑपरेशन सिंदूर में हर वीर सैनिक, हर वीरांगना का जो जिम्मेदारी है, जो देश की रक्षा की जो जिम्मेदारी है, उसको आज हम सलाम करने आए हैं। हर वक्त एक डर के साथ कोई भी इंसान नहीं जी सकता है, और उस डर को खत्म किया है, उस विश्वास को पैदा किया है उन सैनिकों ने। तो अभी हम बात कर रहे हैं उन सैनिकों की जो हमारी धरोहर है, जो देश की पहचान है। पर उन सैनिकों के पीछे, उस मजबूत दीवार के पीछे एक और दीवार है, एक स्तंभ है, एक जड़ है, और वो है उनकी परिवार। तो आज के कार्यक्रम में विशेष तौर से हम उन लोगों से बात करेंगे, उन परिवारों से बात करेंगे जिनका बेटा, जिनका पति, जिनकी बेटी, जिनका भाई, जिनकी बहन या कोई भी सदस्य उस सीमा पर आज खड़ा होकर हमारी रक्षा कर रहा है, हमें खुली हवा में सांस लेने की हिम्मत दे रहा है। उन वीरों को, उन वीरांगनाओं को शत शत नमन, हमारा पूरा प्रण। बहुत सारी भावनाएं आती हैं, हम बहुत सारे प्रेम की बात करते हैं, पर सबसे बड़ा प्रेम हुआ है, होता है और हमेशा रहेगा, वो है देश प्रेम। चलिए अब इस यात्रा को, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और उन लोगों से बातचीत करते हैं कि उनकी क्या भावनाएं हैं, क्या विचार हैं, और उसके साथ साथ हम एक आम नागरिक की हैसियत से इस समय में क्या महसूस करते हैं, हमारी क्या जिम्मेदारियां हैं, हमारे क्या कर्तव्य हैं। क्योंकि एक बात मैं हिंदुस्तानी नागरिक होने के तौर पे बताना जरूर चाहूंगी हमारे श्रोताओं को, और जो हमारे साथ आज अतिथि उपस्थित हैं, कि हर कोई हम सरहद पे नहीं जा रहे, हम बंदूक लेके वहां नहीं खड़े हो रहे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारी जिम्मेदारियां खत्म हो गई हैं। अगर हम इस देश में हैं, हर एक देश के नागरिक की कुछ जिम्मेदारियां हैं, कुछ कर्तव्य हैं, और उन कर्तव्यों का निर्वहन किस तरह करना है, किस तरह करना चाहिए, ये आज हम जानेंगे। तो कुछ पंक्तियां निवेदित करती हूँ सबसे पहले कि आज युद्ध लड़ रहे सैन्य वीर जवान हैं, शौर्य का परचम लहराए उन्हें शत शत प्रणाम है। विजयी हो ये भूमि, ऐसा भारत मेरा देश महान है।
ऐसा भारत देश मेरा महान है। तो इन्हीं पंक्तियों के साथ इस कार्यक्रम को बढ़ाऊंगी और सबसे पहले मैं आमंत्रित करना चाहूंगी इस पटल पर आदरणीय शोभा मिश्रा जी को, जो कि पूर्व डायरेक्टर है पुलिस मॉडर्न स्कूल बरेली की। उसके साथ है हमारे साथ आदरणीय गीता द्विवेदी जी, जो कि एक प्रसिद्ध कवित्री भी है और सैन्य से, फौज से इनका वास्ता है, वो उन्हीं से जानेंगे। और उसके बाद एक आम नागरिक की जब हम बात करते हैं तो उसमें हमने बुलाया है आदरणीय उमेश कुमार शर्मा जी को, जो मथुरा से हमारे साथ जुड़े हैं और वो रिटायर्ड बैंक मैनेजर हैं। कुछ बातें मैं इस कार्यक्रम को जब मैं बातचीत करूंगी उससे पहले मैं कुछ बताना चाहती हूँ आप सभी के बारे में थोड़ा बहुत, कि जो गीता द्विवेदी हैं वो मूल रूप से बिहार के गोपालगंज जिले की निवासी है। उनके पति सेना में वारंट ऑफिसर है और एक फौजी की पत्नी होने के नाते जब हमने उनसे पूछा कि आपका सबसे पसंदीदा जगह कौन सी है हिंदुस्तान में, तो उनका एक जवाब बहुत ही दिल को छूने वाला और मन भावन जवाब आया, जो मैंने लिख लिया है और वही बताऊंगी। फौजी की पत्नी होने के नाते देश के हर कोने से अपना दिल का रिश्ता है। बहुत बहुत खूब। ये और एक फौजी की पत्नी से ही हम ये बात सोच सकते हैं, क्योंकि आजकल अगर हम बात करें तो हम स्टेट वाइज शहरों का भी हम बात करते हैं कि हम इस शहर के हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, ये कहना शायद थोड़ा सा भूल गए हैं और ये याद करने की हमें सख्त जरूरत है। और इसके साथ साथ ये कवित्री भी हैं, इनकी लेखन विधा है, ये छंद में गीत लिखती हैं, मुक्तक लिखती हैं और यही नहीं, इनके 4 साझा संकलन भी प्रकाशित हो चुके हैं, जिनके नाम है देश के अमर शहीद, देश के अशोक चक्र विजेता, जो कि एक दोहा संकलन है, बहुत बहुत बधाई उसके लिए, राम कथा के पात्र और अपनी दृष्टि अपने राम। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत बधाई देती हूँ मैं आपको आदरणीय गीता जी, आपके सब कामों के लिए। और इसी तरह आप आगे लिखती रहें और हमें अपने विचारों को सुनाती रहें। उसके साथ ही हमारे साथ आदरणीय शोभा मिश्रा जी, जो कि हमारे साथ बरेली से जुड़ी हुई है। ये एक्स डायरेक्टर है पुलिस मॉडर्न सीनियर सेकेंडरी स्कूल बरेली की। ये एक्स प्रिंसिपल रह चुकी हैं। इन्हें 32 सालों का शिक्षण में अनुभव है। तो जैसे 32 साल का शिक्षण में अनुभव है और एक शिक्षक तो हमेशा शिक्षक रहता है, ये बात मैं बहुत भली भांति जानती हूँ। मैं खुद भी एक शिक्षिका रह चुकी हूँ और शिक्षकों की जीवन बहुत अलग होता है। इन्हें अंग्रेजी में बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ नेशन कहा जाता है और ये बिल्कुल सच बात है। इनका बेटा भी आर्मी में है और ये बहुत सारे डिस्कशंस में, डिबेट्स में ये भाग लेती हैं, सहभागिता है। इन्होंने कई जगह रेडियो में भी, दूरदर्शन पे, नेशनल लेवल पे बहुत डिबेट्स में, बहुत डिस्कशंस में इनकी सहभागिता रही है। आपका बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ आदरणीय शोभा मिश्रा जी इस पटल पर। उसके बाद हमारे साथ आदरणीय उमेश कुमार शर्मा जी हैं, जो एक रिटायर्ड बैंक मैनेजर हैं। ये पंजाब नेशनल बैंक में कार्यरत थे कुछ साल पहले, इनकी सेवानिवृत्ति हुई है। ये मथुरा से हमारे साथ जुड़े हैं और जन्मभूमि से इनका बहुत रिश्ता है, क्योंकि वहीं पे ये रहते हैं और लिखते हैं, भजन लिखते हैं, गीत लिखते हैं और अपने विचारों को उन्मुक्त भाव से प्रकट करने का इनमें मैं कहूँगी बहुत दम है और अपने भावों को बिल्कुल जो मन में आता है, जो स्पष्टवादी अगर मैं कहूँ ना कहना चाहूँगी इनके बारे में, तो ये उनकी बात है। आज उनकी बातें सुनेंगे। तो आदरणीय उमेश कुमार शर्मा जी, आपका भी इस पटल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए इस परिचर्चा को आगे बढ़ाते हैं, इस बातों को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले मैं आदरणीय शोभा मिश्रा जी से पूछना चाहूंगी कि सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि जब आपके घर से एक सदस्य सेना में जाने का निश्चय करता है, आपके पास आता है और आपको बताता है कि मैं सेना से जुड़ना चाहता हूँ या जुड़ा हुआ हूँ, उसके साथ किस प्रकार की भावना, सबसे पहली जो भावना, सबसे पहला जो विचार आपके मन में क्या आता है, ये जरा बताइए। पहले तो सभी दर्शकों को नमस्कार, श्रोताओं को नमस्कार, आप सभी को नमस्कार। आपने ये जो प्रश्न लिया है, ये मेरे अंतर्मन का प्रश्न है, आपने मुझसे पूछा है। मेरी बेटी की इच्छा बिल्कुल जब वो 12th में पढ़ रहा था तभी उसकी इच्छा थी कि वो जाएगा फौज में, और उसने ये बिल्कुल क्लियर कर दिया था कि मैं किसी भी IIT में
किसी भी बैंकिंग में कहीं भी मेरी मम्मी जाने की इच्छा नहीं है। मैं जाऊँगा तो केवल और केवल फ़ौज में। आप मुझे फ़ॉर्म भरवा दो, कहीं भी आपकी इच्छा के लिए मैं बैठ जाऊँगा कॉम्पिटिशन्स में, बट मैं केवल आर्मी जॉइन करने की इच्छा रखता हूँ। मुझे बहुत खुशी हुई, मैंने साथ दिया। मैंने कहा हाँ बिल्कुल बेटा, जो तुम्हारी इच्छा है, तो हम भी बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि मैंने और मेरे पति ने, हमारे पूरे परिवार ने इस मामले में उसका सहयोग किया, और वो बहुत, उसकी जो मनोकामना थी फौज में जाने की, वो पूरी हुई। और उसने उसको कमीशन मिला, और कमीशन में हम सभी लोग गए थे, और उसको बहुत, वो क्षण हम सब के लिए बहुत गर्व का था, क्योंकि उसका सपना पूरा हो रहा था। वो चाहता था कि मैं एक कमीशन ऑफिसर बनूं और मैं जाऊं फौज में। तो वो क्षण, वो 2001 की बात है जब उसको ये सब सम्मान प्राप्त हुआ था। तो हम उस क्षण के साक्षी रहे हैं। हम लोगों ने उसको बहुत शाबाशी दी, बहुत आशीर्वाद दिया, और कहा तुमने एक बहुत अच्छी सेवा का क्षेत्र चुना है। ईश्वर तुम्हारे इस क्षेत्र में हमेशा तुम्हारा साथ दे, और तुम अपने कर्तव्य पथ पर निरंतर आगे बढ़ते रहो। हम लोग हमेशा तुम्हारे साथ हैं। हमारे आशीर्वाद, हमारी शुभकामनाएं जितने भी हृदय में है, न केवल मेरी, पूरे परिवार की, पूरे समाज की, जिन जिन को पता लगा कि हाँ अभिषेक नाम है उसका, कि वो जा रहा है, तो सभी ने उसको बहुत आशीर्वाद दिया और कहा कि तुमने एक बहुत अच्छा लक्ष्य चुना है, और हम सभी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तो इस तरह से हमने उसके सपने को पूरा करने में पूरा पूरा सहयोग दिया, और वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल भी हुआ। इस सब का हम लोगों को गर्व है। ये ईश्वर का आशीर्वाद है, बड़ों का आशीर्वाद है, और आज तक वो अपने क्षेत्र में लगातार अच्छा कार्य कर रहा है। बहुत बहुत इस बहुत में भी हमको बधाई। मैं सभी से आदरणीय उमेश कुमार शर्मा जी से निवेदन करना चाहूंगी कि वो म्यूट कर लें अपने आप को। थोड़ी सी भी अगर बाधा आती है तो सुनने में थोड़ी तकलीफ होती है। वो म्यूट कर लें, वो निशान म्यूट का होगा उनके स्क्रीन पे आ रहा होगा। बहुत सही बात करी आपने शोभा जी। जब पहले बताया जाता है कि किस तरीके की भावनाएं आई हैं, और सच बात है, गर्व की जो अनुभूति होती होगी वो शायद बयान भी नहीं करी जाती। और यही सवाल मैं आदरणीय गीता जी से पूछना चाहूंगी कि इनके क्या ऐसे विचार थे, और पहली जो भावना, पहला जो विचार मन में जो कहते हैं कौन था, वो आपका क्या था, उसके बारे में बताइए। जी, जय हिंद, जय भारत। समृद्ध मंच को नमन करती हूँ, आपको भी प्रणाम करती हूँ। मैं गीता द्विवेदी, चूंकि मैं एक सिविलियन भी नहीं कहूंगी, मैं एक पुलिस वाले की बेटी हूँ। मेरे पिताजी असिस्टेंट कमांडेंट थे, तो वो जो एक माहौल होता है वो मैंने तो बचपन से ही देखा था, लेकिन जो फौज का होता है वो उससे भी बहुत ज्यादा ही अलग होता है। शादी कम उम्र में हुई, लगभग 20 साल की उम्र में शादी हुई, लेकिन शुरू में तो लगा, क्योंकि जब पति जाते थे, नाइट फ्लाइंग हुआ करता था उस समय, चूंकि फाइटर स्ट्रीम में थे उस समय जब शादी हुई थी, तो डर तो लगता था कि रात रात भर फ्लाइंग हो रही है। प्लस उसके बाद से छोटे मोटे अभ्यास और ये तो होते रहते हैं। सबसे बड़ा जो मुश्किल का दौर था वो कारगिल के समय था, क्योंकि बच्चे बहुत छोटे थे, बहुत छोटे, 1 साल और 6 महीने, 8-9 महीने की बच्ची थी। और जब कारगिल लगा था उसका अलग ही अनुभव है। लेकिन होता है ना कि जब हम एक फौजी के साथ रहते हैं ना, बहुत सौभाग्य से हर नारी, हर स्त्री, हर बेटी चाहती है ना कि फौजी से जुड़े, चाहे वो जिस भी रूप में हो, चाहे माँ के रूप में हो, चाहे बहन के रूप में हो, पत्नी के रूप में हो, या बेटी के रूप में हो। और वो गौरव मुझे हासिल हुआ है, ये मेरे लिए गर्व की बात है। तो आदत सी पड़ जाती है, जब हम साथ रहते हैं ना, तो वो एक जज्बा और जोश वो दिमाग में भर जाता है, दिल में भर जाता है। तो अब तो बिल्कुल नहीं डर लगता है। कहीं भी कोई ड्यूटी रहती है, पति जाते हैं, टीटी लगते रहता है, बॉर्डर पे ड्यूटी भी लगते रहता है, अलग अलग जहाज में ड्यूटी लगते रहता है। तो अब आदत सी पड़ गई है और अच्छा लगता है, गर्व महसूस होता है। और भगवान को धन्यवाद भी बहुत कि मैं एक फौजी की पत्नी हूँ। और जैसा कि मैम ने बताया, मेरा भी एक बेटा है, अभी वो बीआईटी में है, बीटेक कर रहा है, लेकिन उसका भी फर्स्ट चॉइस वही एनडीए है। और पिछले साल वो 12th करने के बाद एनडीए में सेलेक्ट भी हुआ था, लेकिन कॉन्फ्रेंस आउट हो गया था 5th डे। लेकिन अभी भी उसका वही चॉइस है, फर्स्ट चॉइस की आफ्टर ग्रेजुएशन मैं पायलट ही बनूंगा।
तो जैसा बेटा कहेगा उसके साथ हम हैं, और ये भी हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात हुई अगर हमारा बेटा भी फौज में जाता है तो ये हमारे लिए खुशी की बात हुई। क्या बात है। जैसा कि मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में कहा कि भारतीय सेना को सलाम तो हम दे ही रहे हैं। उनकी वीरता, उनकी शौर्य की बातें हम क्या कहेंगे, लेकिन जो उनके परिवारों की बातें हैं, जो उनकी वीरता है, जो उनकी हिम्मत है, उसको सलाम करते हैं, उसको शत नमन करते हैं कि ये जो साहस आता है, ये वीरता आती है, ये कहाँ से आती है ये शायद हमें नहीं पता, क्योंकि जिसको सेना में जाना है उसके अंदर तो ये भरा हुआ है कि देश प्रेम सबसे पहले, बट उसके साथ उसके परिवार वाले जो अदम्य साहस दिखाते हैं उसके लिए बहुत बहुत सलाम आपको। और बहुत बहुत बेहतरीन बातें करी आदरणीय गीता जी ने। और मैं आपको चाहूंगी आदरणीय उमेश कुमार जी से पहले, लेकिन उससे पहले पटल के उस पार जो श्रोतागण हमारे साथ जुड़े हैं उनका मैं अभिवादन करना चाहूंगी, जो अपना समय निकाल के हमारे साथ जुड़े हैं। हमारे साथ आदरणीय संजय पोद्दार जी जुड़ चुके हैं, डॉक्टर मोहन सिंह कुशवाहा जी जुड़ चुके हैं, अर्चना शर्मा जी जुड़ चुकी हैं, आदरणीय कुमार सुरेंद्र सागर जी जुड़ चुके हैं। डॉक्टर मोहन सिंह जी बोल रहे हैं कि बिल्कुल गीता जी आपकी बातों से वो बिल्कुल इत्तेफाक रखते हैं। आदरणीय प्रतीक शर्मा जी जुड़ चुके हैं, आदरणीय सौम्या जी जुड़ चुकी हैं, और सब वही बोल रहे हैं कि जो जज्बा है उसको शत शत नमन, उसको सलाम। तो चलिए अब आते हैं उमेश कुमार शर्मा जी की तरफ से, और अब बात करते हैं एक आम नागरिक कैसा महसूस करता है आज की, अगर सिर्फ मैं आज की परिस्थितियों की बात करूं तो आपके हिसाब से एक आम नागरिक होने के नाते आप कैसा महसूस करते हैं, ये जरा हमें और हमारे श्रोतागण को जरूर बताइए। सबसे पहले सभी को नमस्कार, जय श्री कृष्ण। और इस पटल को मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि उसने हमें मौका दिया कि आप सबसे आर्मी हमारे साथ है, हमारी फौज है, उस पे सकता है। आपकी आवाज बहुत कट रही है, आपका नेटवर्क शायद अभी तक ठीक था, लेकिन जैसे ही आपने बातें शुरू करी है तो शायद थोड़ा खराब हो गया है। आप नेटवर्क एक बार देखेंगे जरा। आपकी आवाज कट रही है, काफी ज्यादा कट रही है, सुन नहीं पा रहे हैं। नेटवर्क की प्रॉब्लम काफी आ रही है सर यहाँ पर। अभी तो ठीक है, आप बोलिए। मैं देख रहा था कि फौज के रहते हुए, फौजियों के आर्मी मैन के रहते हुए हम लोग अपने बहुत सुरक्षित महसूस करते हैं, और उसी वजह से देखा जाए तो आज हम यहाँ बैठ के चर्चा भी कर रहे हैं। सब उन्हीं का वजह है, उन्हीं के कारण है। बचपन में जब मैं हुआ था तो शायद हमें मौका मिलेगा। मैं आपको टोकना चाहूंगी, थोड़ा सा नेटवर्क का इशू आ रहा है। हम आपकी बातें नहीं सुन पा रहे हैं, और आप एक बार म्यूट करके अपने आप को दोबारा से नेटवर्क के रेंज में लाएंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। उससे हम दोबारा से कोशिश करेंगे एक आम नागरिक की बात सुनने का। अगर विभा जी मुझे सुन रही है तो म्यूट। हाँ, आम नागरिक की बात कर रहे थे, और जितना उन्होंने बोला मैं उसको एक बार फिर से दर्शकों तक और आप तक पहुंचाना चाहूंगी कि शायद ये बात सच है कि आज हम परिचर्चा भी कर रहे हैं, आराम से हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं, अपने घरों में बैठ के चैन की सांस ले रहे हैं। वो सच में सिर्फ भारतीय सेना को पूरा इसका श्रेय जाता है, इसके अलावा कोई और वजह नहीं है। तो चलिए इसी बातचीत को बढ़ाते हैं। आदरणीय शोभा जी ने जैसे अपने बारे में बताया कि गर्व की अनुभूति होती है, ये बात शायद गर्व एक शब्द है, जो एक भावना है, वो सबसे ज्यादा, जैसे कहते हैं सीना फूल जाता है, चौड़ा हो जाता है, गर्व से छाती फूल जाती है। हमारा बेटा या हमारा बेटी या हमारे परिवार कोई भी सदस्य फौज में सम्मिलित है। उसके अलावा आप
जब जैसे आज की परिस्थितियों की मैं बात करूं, तो जब थोड़ी परिस्थिति परेशानी देने वाली आ जाती है या ऐसा कुछ सुनाई देता है, उनसे आप कैसे उनको कैसे देखती हैं, उनसे अपने आप को कैसे संभालती हैं, अपने को, अपने परिवार को, उसके बारे में बताएं। हाँ, ज़रूर मैं बताऊँगी, क्योंकि मेरे बेटे ने जब जॉइन किया ही था, तभी देश जी पर अचानक ही एक ऐसा संकट आ गया था कि उसको अचानक ही बॉर्डर पे जाना पड़ा था। जी और आपने देखा ये कि मेरा पूरा जो करियर रहा है, मैं टीचिंग में रही हूँ केंद्रीय विद्यालय में, पहले मैं जी रही हूँ, जी। तो आई वाज़ पोस्टेड आउटसाइड, नॉट इन बरेली, नॉट इन माय होम टाउन, आई वाज़ पोस्टेड इन उन्नाव, अच्छा। नियर लखनऊ। तो हम लोगों को ये अचानक ही, दैट वाज शॉकिंग फॉर मी, एकदम अचानक ही अभी इसने ज्वाइन किया है, उसको कमीशन मिला है, और अचानक ही ये समाचार मिला कि ऐसा कुछ हुआ है, और उसको जाना था। फौरन ही हमें समाचार मिला कि उनको एकदम भेजा जा रहा है बॉर्डर पर। तो हाँ, इस बात को एक मानवीय स्वभाव है कि जहाँ अच्छा भी लगता है कि हाँ, हम अभी उसको एक ऐसे कार्य के लिए भेजा जा रहा है, लेकिन मानवीय स्वभाव है माँ का, दैट टू पेरेंट्स का, कहीं अंदर अंदर थोड़ी सी चिंता भी होती है। और अभी शुरुआत ही हुई है, अभी एकदम बिल्कुल रॉ है, ठीक है, ट्रेनिंग मिल गई है, वो सब किया है, उसने इतना समय बिताया है, लेकिन अपने को संभालना, और दैट टू मैं अकेली थी, बिल्कुल अलग। हमारा परिवार उस समय स्कैटर्ड था, क्योंकि जी मैं बाहर पोस्टेड थी, मेरे हस्बैंड बरेली में पोस्टेड थे, छोटा बेटा कहीं अलग अपना कोर्स कर रहा था, और बड़ा जी। बेटा जो फौज में है वो बॉर्डर पे जा रहा था। तो हम लोगों ने हम लोगों का मिलने का प्रोग्राम बना। मिडनाइट में उनकी ट्रेन पास हो रही थी बरेली से, जी और बरेली से मिडनाइट में आप, बहुत सर्दी थी, भयंकर कोहरे, जहाँ पर हम लोगों को दिख नहीं रहा था कि कहाँ पर ट्रेन आ रही है नहीं आ रही है। और उस में हम लोग रात में डटे रहे कि अब आ रही है ट्रेन, अब आ रही है ट्रेन, अब आ रही है ट्रेन। और आई ट्रेन, वो आए, हमसे मिले, और हमको बस उनको ही हमें मिलना था। उन्हीं की वजह से ट्रेन ने हॉल्ट किया था बरेली में। मैं उन्नाव से छुट्टी लेकर आई थी कि नहीं, मैं अपने बेटे से मिलूंगी जब वो जा रहा है ऐसे समय में, तो उसका मुझसे मिलना और मेरा उससे मिलना बहुत ज़रूरी है। कम से कम मैं एक बार उसको अपने गले से लगा के, सीने से लगा के, हृदय से लगा के, दिल से लगा के उसको अपने मन का आशीर्वाद दे पाऊँ कि वो इस एकदम सम्रांगण में जा रहा है और वहाँ पर वो विजयी होकर लौटे, बिल्कुल धैर्य के साथ वो। लेकिन मैंने देखा कि उस बच्चे के अंदर ज़रा-सी भी, कहीं भी, किसी भी तरह का कोई हिचक नहीं थी। बिल्कुल अभी छोटा ही था वो आयु में, 22 साल के बच्चे में कितना वो होता है, लेकिन उसके अंदर जितना जोश था, उसके जोश जी। को देख के मुझे भी, मेरे भीतर भी जोश भर गया। मुझे लगा कि हाँ, बिल्कुल तुम जाओ बेटा और विजयी होगे तुम। ईश्वर है सबका रक्षक। क्योंकि तुम एक अच्छे कर्तव्य के लिए जा रहे हो, एक अच्छे कार्य के लिए जा रहे हो, तो निश्चय ही वो तुम्हारी बिल्कुल। रक्षा करेगा। हमारा देश, हमारा ऐसा है कि उसने कभी भी किसी को अनावश्यक परेशान नहीं किया है। जब जब कभी हमारे देश में इस तरह का संकट आया है, तो देश ने रक्षात्मक कदम उठाया है, किसी पर अपनी तरफ से किसी को परेशान नहीं किया। ये भी हमारे देश की खूबी रही है। तो उसके लिए जब वो जा रहा था, तो हम लोगों ने, मेरी जो चिंता थी, मेरी जो एक थोड़ी सी व्यग्रता थी, वो उससे मिलकर, उसकी शक्ल देखकर, उसका जज्बा देखकर, उसका जोश देखकर, उसका जुनून देखकर मेरी चिंता फुर्र हो गई। और मैंने कहा, हाँ, आओगे तुम लौट कर, यहीं मैं तुम्हारा तिलक करूंगी, तुम निश्चिंत होकर क्या जाओ। पूरी दुनिया, पूरा भारत, सभी लोग तुम्हारे साथ है, सबका आशीर्वाद है। जितने सैनिक जा रहे थे, सब लोगों को हम लोग खाना लेकर गए थे, सब लोग खाओ भाई खाना, क्योंकि ये लोग कहाँ से चले थे, सिलीगुड़ी से चले हुए थे ये लोग। सिलीगुड़ी के चले हुए ये लोग जी जम्मू और कश्मीर जा रहे थे। तो हम लोग सबके लिए खूब सारा खाना, बहुत सारी चीज़ें लेकर गए थे कि सब इनके साथी लोग जो है वो खाएं, और खूब आप उससे अच्छे काम के लिए जा रहे हैं। तो ना केवल मैं अपने बेटे से मिली, जितने भी लोग थे, इनके ऑफिशियल्स और थे या इनके और जवान थे साथ में, सबको मैंने खूब आशीर्वाद दिया। और आप देखिए
उतने ही प्यार के साथ ये सारे कुछ संकटों को निपटाकर फिर जब वापस आए तो हम लोग बहुत खुश हुए। बहुत हमने उसको, उस पल को, उस क्षण को हम लोग आज भी जीते हैं, उसको आज भी याद करते हैं और बार-बार यही कहते हैं कि सच में ये पल होते मुश्किल हैं, लेकिन ये पल हमको बहुत गर्व का अनुभव कराते हैं। बहुत ही उस समय जो हम लोग फ़ील करते हैं उसको हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। ये तो इनका जोश, इनका जज़्बा हमारी सारी चिंताएँ दूर कर देता है, हमारी सारी व्यग्रता दूर कर देता है। इनके अंदर जब हम वो देखते हैं, अरे मम्मी क्यों परेशान होती हो? तो हम भी हाँ, सोचते हैं, वो सारे बच्चे भी तो हमारे ही हैं। जो वहाँ पर जा रहे हैं सारे बच्चे हमारे ही हैं। चूँकि मैंने केंद्रीय विद्यालय में जॉब किया है, तो सारे बच्चे मुझे वो सैनिकों के बच्चे ही पढ़ा करते थे। तो वो एक आपका जो एक देखने का दृष्टिकोण होता है, सबसे बात करने का, सबसे को प्यार करने का, आप थोड़ा और अपने को एक्सपेंड करते हो। आप अपने परिवार तक ही नहीं रह जाते हो। आपका बच्चा है ठीक है, लेकिन वो सारे बच्चे भी आप ही के हो जाते हैं। वो सारे बच्चे भी आप ही के हैं। उन सभी को हमें स्नेह देना है, आशीर्वाद देना है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर वो खत्म ही हो जाता है कि हाँ, हम उसी तक सीमित रह जाएँ। हमारा दृष्टिकोण, हमारी सोच बहुत व्यापक हो जाती है। तो आज भी मैं उस क्षण को याद करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। जी, 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 बिल्कुल सही बात करी है आपने। जहाँ आज के समय में लोग सिर्फ़ अपने में सीमित हो रहे हैं, अपने बारे में सोच रहे हैं, अपने बच्चों के, अपने परिवार के बारे में सोच रहे हैं, वहाँ एक सैनिक और उसका परिवार पूरे देश के बारे में सोच रहा है और ये कमाल की बात है, ये बहुत सम्मान की बात है, बहुत बड़ी बात है। और जैसे आपने बताया कि गर्व के साथ डर भी लगता है, मैंने मानवीय स्वभाव है, अगर किसी के घर में ऐसा है तो एक डर का एक अंश रहता है, लेकिन गर्व इतना है और हम उनका साहस देख के हमें जो साहस मिलता है, जो उनके परिवार वालों को साहस मिलता है, वो बिल्कुल अलग होता है। बहुत बढ़िया बात करी आपने कि एक हमारा दृष्टिकोण बदलता है। जब हमारा पूरा देश अपना है, इस सोच के साथ हम चलेंगे, तो हम अपना घर, अपना बच्चा, अपना परिवार, अपने माँ, अपने पिताजी, ये बात करना छोड़ देंगे और उससे ऊपर निकलेंगे और शायद इसी को सच्चा देश प्रेम बोला जाता है। बहुत-बहुत साधुवाद आपको। और अब चलते हैं हमारे दूसरे अतिथि की तरफ और उनसे मैं पूछना चाहूँगी कि उन्होंने अपनी बात में पहले बोला था कि गीता जी ने बोला था कि वो पुलिस से भी, उनके परिवार में पुलिस से भी कुछ जुड़ाव है। फिर उन्होंने बोला था कि पुलिस और फौज में फ़र्क है। बस संक्षेप में जानना चाहूँगी वो फ़र्क क्या है? क्या ऐसा फ़र्क लगता है आपको? आदरणीय सोमना जी से मैं बोलना चाहूँगी, मैं माइक म्यूट कर लेती हूँ। इको हो रही है आवाज़। जी गीता जी। बिल्कुल। पुलिस और फौज में बहुत अंतर है। मैं ये नहीं कहूंगी, पुलिस को बहुत सम्मान करती हूँ। जो हमारे आंतरिक जो समस्याएं होती हैं, पुलिस ही उसको सुलझाती है। चाहे एक स्तंभ है पुलिस और मैं माफी चाहूंगी, निवेदन है जो आपने बोला है पहले, मैं अपनी तरफ से बोलती हूँ कि दोनों सम्मानीय हैं, बस हम फर्क जानने की थोड़ी कोशिश कर रहे हैं अपने बात से। जी बोलिए। ये अपने आप में मैं ये कहना गलत ना होगा कि अपने आप में ये सारे अपने आप में जो भी पिलर हैं, सारे पिलर मजबूत हैं, स्तंभ हैं। एक किसी के बिना कोई खड़ा नहीं रह सकता है, सब चाहिए। तो चूंकि मैं देखी हूँ, जो कैंपस के अंदर आप जाइए ना, तो जो वो फैमिली के बारे में मैं बात कहूँ, नौकरी में तो सेवा दे रहे हैं, सभी समर्पण भाव रहता है, लेकिन अगर पारिवारिक मामले में देखो तो चूंकि मैं रही हूँ, मैं बेटी रही हूँ पुलिस वाले की, तो जो डिसिप्लिन, जो समर्पण एक फौजी की पत्नी में, फौजी की माँ में, फौजी के बहन में, वो चूंकि वो माहौल नहीं देखे रहते हैं, क्योंकि हम लोग ना मौत को बहुत नजदीक से देखते हैं। अगर कहने में बहुत दर्द की अनुभूति हो रही है, मुझे एहसास हो रहा है, लेकिन जो भी हाथ से जुड़ा हुआ है, चाहे जो भी बॉर्डर पे, जैसे मैम ने बताया, जो मैम जिसकी बात कर रही थी, जिस वाकये का बात कर रही थी, जब हमारे भाई जब जा रहे थे, उस समय हम लोग जोरहाट में थे, असम में हमारी पोस्टिंग थी। जो मैम जो बात कर रही थी, बहुत लग रहा था कि कारगिल का भाग 2 होने वाला है। बहुत उस समय भी सब, उसमें भी मेरे पति की भी ड्यूटी थी, उस समय आसाम में ड्यूटी थी। और सेम वही रहता है, जब बच्चे छोटे होते हैं ना, तो जिम्मेवारी और बढ़ जाती है।
माँ की और जो पत्नी होती है, लेकिन एक हिम्मत आ जाती है। पुलिस वालों में क्या होता है कि वो डर और वो भय का माहौल नहीं रहता है। हमारे यहाँ देखिए पठानकोट जो हमला हुआ था, जो कैंपस में परिवार रहते हैं, जिनके बच्चे रहते हैं, हमेशा वो रहता है ना कि एक भय भी हम नहीं कहेंगे, लेकिन एक हाँ एक सावधानी एक्स्ट्रा रहती है। हम लोगों को ये सिखाया जाता है कि इस माहौल में आपको कैसे रहना है, किससे क्या बातें करती हैं, कितनी प्राइवेसी मेंटेन करना पड़ता है। बहुत सारी बातें होती हैं जो हम नहीं कर सकते, ऑन कैमरा भी नहीं बोल सकते, जो कैंपस की बातें होती हैं, जो फौज के अंदर की बातें होती हैं। तो इन सब चीजों में बहुत प्लस मैं देखते हुए, जैसे मैम ने बताया, जितने बच्चे जा रहे हैं वो हमारे अपने हैं, हमारे बच्चे के जैसे हैं। ये एक बहुत बड़ी चीज है जो आपको सिविल में देखने को नहीं मिलता है। हमारे आप आइए कैंपस में ना, तो अगर हस्बैंड हमारे गए हैं ना, तो दूसरे लोग खड़े रहते हैं कि हाँ क्या जरूरतें हैं, किसका स्वास्थ्य सही है, किसका बच्चा स्कूल गया कि नहीं गया, एडमिशन हुआ कि नहीं हुआ। आज के डेट में भी अगर हम लोग छुट्टी से भी लौट के जाते हैं ना, एक दूसरे के लिए सब लोग बहुत बड़ा संबल होता है, लोग खड़े रहते हैं। हमें छुट्टी जाना होता है, हमें पता नहीं रहता है कि हमारा पड़ोसी हमारे खाना बना रहा है, हम खाएंगे और निकलेंगे। तो ये ऐसा नहीं कि खाना एक बहाना होता है, एक जो बॉन्डिंग होती है ना हम लोगों की, एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं, एक दूसरे के, अगर पति लोग कहीं टीडी में, अब जैसे अब अभी जो स्थिति हुई है, वो सब लोग अब ड्यूटी लगी है, परिवार है, लेकिन एक दूसरे के लिए वो संबल रहते हैं, सहारा रहते हैं। तो ये अलग ही माहौल रहता है, वो तुलना आप सिविल से नहीं कर सकते बहुत चीज के मामले में, जो हम कभी नहीं बोल सकते। एक जो भारत की जो मिट्टी, भारत भूमि की जो मिट्टी है, ये जो जोश और जज्बा अपने आप ही आ जाती है। जब एक फौज नाम जुड़ जाता है ना, तो जोश एकदम और हाई रहता है। मेरी 4 पंक्तियां हैं, मैं इसको सुनाना चाहूंगी, जो अभी जो उस पर भी मैंने आए, और आतंकवादी ही कहूंगी, पाकिस्तानी जो है, और जो धर्म पूछ के और हमारे जो सिविलियंस को मार के चले गए, जिसका नतीजा आपने देखा। तो मैं कहूंगी जो हमारे भारत की भूमि है ना, बहुत ही पावन और पवित्र और अच्छी सोच रखने वाले हों। हम अपने आप किसी को छेड़ते नहीं है, लेकिन अगर हमें कोई छेड़ देता है तो हमारा जो फौज है उनको मुंहतोड़ जवाब देता है। पावन पवित्र धरा, पावन पवित्र धरा, केसरी धवल हरा, धूमिल बहुत किए अब नहीं सहेंगे, धूमिल बहुत किए अब नहीं सहेंगे, धर्म पूछ मार दिए, कायराना काम किए, चोट दिए दिल पर तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, चोट दिए दिल पर तुझे नहीं छोड़ेंगे, मिशन है ये सिंदूर, भागो अब दूर दूर, चुन चुन कर तेरी हस्ती को उजाड़ेंगे, कहीं पानी भी ना मरो। अभी हमारे देश की ये खूबसूरती ही है कि पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, हम चाहे जिसी भी दल से अपना संबंध रखते हो, लेकिन अभी भारत सरकार के साथ सब लोग खड़े हैं, सरकार के साथ, सेना के साथ सब लोग खड़े हैं। कहीं पानी भी ना मरो, कहीं डूब कर मरो, हाथ में कटोरा दे के भीख मंगवाएंगे, हाथ में कटोरा दे के भीख मंगवाएंगे। तो हमारी सेना ने उनको दिखा दिया है, हमारी सेना हर पल हर समय तैयार बैठी है इन लोगों का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। और भारत के लिए कहूंगी, हर जन्म में जितने भी हम जन्म ले, ये शायद आपके मन की बात, मिश्रा मैडम के मन की बात, शर्मा जी के मन की बात, सबके मन की बात मैं 2 लाइन में कहना चाहूंगी। लूं जन्म में दोबारा अगर तो, लूं जन्म में दोबारा अगर तो, भारत भूमि ही आंगन मेरा हो, भारत भूमि ही आंगन मेरा हो, थामे हाथों में अपने तिरंगा, थामे हाथों में अपने तिरंगा, वतन की मिट्टी में लिपटा बदन हो, वतन की मिट्टी में लिपटा बदन हो। बहुत 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 जिस ऊर्जा से और जिन भावों से आपने
अपने विचारों को व्यक्त किया है, वही ऊर्जा हम सब तक ज़रूर पहुंची है, वही ऊर्जा इस देश के हर नागरिक तक ज़रूर पहुंचेगी। और आपने बहुत सुंदर तरीके से बात करी कि हमारा परिवार सबका परिवार है, जो कि आदरणीय शुभम मिश्रा जी ने भी बोला कि फौज में रहने से सिर्फ मेरा परिवार नहीं रहता, पूरा देश मेरा परिवार हो जाता है। वसुधैव कुटुंबकम की जो हम बात करते हैं, वो शायद एक फौजी से ज़्यादा कोई क्या ही जानता होगा, उसके परिवार से ज़्यादा कोई भी क्या जानता होगा। चलते हैं अब उमेश कुमार जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, और उम्मीद करती हूँ कि अब हमें सुनाई दे रहे हैं और अब हम उनकी बातें जानेंगे। तो सवाल मैं वही करना चाहूँगी, थोड़ा सा उसके मैं जोड़ना चाहूंगी एक सवाल और, जो आजकल की स्थितियां चल रही हैं, जो युद्ध की जो बातें चल रही हैं, युद्ध विराम की तरफ हम हैं, उसके बाद बातचीत की तरफ हैं, उसके बारे में आपके क्या विचार हैं? आदरणीय उमेश कुमार शर्मा जी, आप पटल पर स्वागत है आपका। धन्यवाद। और मैं कुछ देर के लिए इंटरनेट की वजह से कट ऑफ हो गया। जी जी जी, कोई बात नहीं, आप बताएं अपनी बात। ऐसा है कि मैं सुना रहा था कि बचपन में जब हम जाते थे और फौजी ट्रेन से जाते थे, तो हम लोग वहाँ जाके उनके सल्यूट करते थे, फूल बरसाते थे, और मन में ये भाव आता था कि कभी हम भी ऐसे ही कभी देश की सेवा करेंगे। लेकिन वो जो नियति है, भगवान ने अपने बैंक को भेज दिया तो यहाँ हमने अपने हिसाब से सेवा की, जैसे कर सकते हैं करते सकते। तो एक फौजी मतलब एक आर्मी मैन को देख के जो मन में भाव आता है और जो श्रद्धा और सम्मान होता है, उसकी कोई सीमा नहीं है। हम जब भी किसी आर्मी मैन को या उसको देखते हैं, फौजी को, तो एक मन अपने सेल्फ श्रद्धा से और सम्मान से भर जाता है, और मन में भावना आती है कि देखो ये है हमारे साथ, हमारे देश सुरक्षित है, हम भी सुरक्षित हैं, और हमें कोई चिंता नहीं है, हम सब काम अपने आराम से कर सकते हैं। जब तक हमारे साथ आर्मी है, हमारे फौज है, तो हम बिल्कुल निश्चिंत रहते हैं। रही बात इसकी, अभी जो वर्तमान में चल रहा है युद्ध क्या, एक ऑपरेशन सिंदूर जो चल रहा है और अभी कंटिन्यू है, सरकार कह रही है, उसमें हमने अपना जो लक्ष्य था, जो उद्देश्य था, उसमें काफी कुछ प्राप्त कर लिया है, जैसा हुआ है पिछले दिन हम देख के खबरें देख रहे हैं, समाचार देख रहे हैं। लेकिन अभी भी मेरे ख्याल से ऑपरेशन जारी है, क्योंकि आतंकवाद का खत्म करने का सिस्टम मतलब मेरे हिसाब से ये है कि उसके जड़ को बिल्कुल ही नेस्तनाबूद कर दिया जाए, और जिस पर सरकार काम भी कर रही है अपने हिसाब से, अपने तरीके से। और युद्ध विराम तो इसलिए किया गया है क्योंकि उनकी तरफ से एक रिक्वेस्ट आई है दूसरी पाकिस्तान की तरफ से कि वो थोड़ा देर सब शर्तें मानने तैयार हैं और इस युद्ध को विराम चाहते हैं। लेकिन ऐसा शायद वास्तविक में नहीं है। उनकी मंशा क्या है ये तो अभी जानते हैं। पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है, हमेशा रहेगा, जब तक रहेगा वो आतंकवादी ही रहेगा। तो उसके लिए तो बिल्कुल जड़ से ही खत्म करना एक समस्या का ऐसा समाधान है, और उसके लिए हमारी सरकार पूरी तरह से रणनीति बना रही है। वर्तमान में जो सीज फायर जो हुआ है, उस पर अपनी सरकार की रणनीति जो भी रही है और है, जो भी आगे बनेगी, उसका मेन उद्देश्य ये रहेगा कि हम इसको समूल नाश कर सकें, जिससे आगे कभी। उमेश कुमार शर्मा जी, मैं आपको रोकना चाहूंगी क्योंकि हमारे साथ हमारे विशेष तौर पे हमारे साथ जुड़ चुके हैं लेफ्टिनेंट कर्नल मनमोहन सिंह ठाकुर जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। वो इस स्थितियों में भी हमारे साथ जुड़े हैं, और मैंने जैसे ही मैं देख पा रही हूँ अपने पटल पर कि जैसे ही आप आए हैं सर, सबने आपको सल्यूट किया है, सबने आपको सलाम किया है। आपका बहुत बहुत आभार। और हम बहुत खुश नसीब हैं कि आपसे हम बात कर पा रहे हैं। अभी ड्यूटी पे हैं, बट उन्होंने बोला था कि अगर इन्हें समय मिलेगा तो ये कुछ मिनटों के लिए हमारे साथ जरूर जुड़ेंगे, और इससे ज्यादा सौभाग्य की बात हमारे लिए नहीं हो सकती। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मेरे लिए दूसरी बार सौभाग्य की बात है, मैं इनका इंटरव्यू ले चुकी हूँ और दूसरी बार आपसे मिल रही हूँ, आप ऑन ड्यूटी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस पटल पर। आप अपने विचार इस बारे में रखिए, जो भी आप रखना चाहते हैं, क्योंकि हम कुछ भी ऐसा सवाल नहीं पूछना चाहते जिसका उत्तर आप ना दे पाए। तो आप अपनी तरफ से क्या चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं हमारे देशवासियों को, इस पटल के माध्यम से आप जरूर बताएं। आपका स्वागत है। जी हाँ, ये बहुत बहुत धन्यवाद विवाह जी। और मैं इस मंच पे जितने भी लोग हैं उन सबको जय हिंद बोलना चाहता हूँ। जय हिंद बोल रहा हूँ। और ये अभी मैं समझ लीजिए कि मैं युद्ध क्षेत्र में ही हूँ। अभी युद्ध समाप्त नहीं हुआ है, और सीज फायर की घोषणा कल हुई थी, बट कल जो पाकिस्तान ने अपना चरित्र दिखाया तो हम लोगों को
फायरिंग फिर करनी पड़ी थी, है ना। तो अभी 8 बजने तक हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि उनका क्या रिस्पॉन्ड होगा, उसके बाद हम लोग डिसीजन लेंगे। और मैं बहुत लक्की महसूस करता हूँ अपने आप को, क्योंकि लगभग 12 लाख सेना है, लेकिन बहुत कम लोगों को डायरेक्ट वॉर में जाने का मौका मिलता है। उनमें से एक मैं हूँ, लक्की। और मैं जगह का नाम नहीं बताऊंगा सुरक्षा की दृष्टि से, लेकिन मैंने समझ लीजिए कि एक डिस्ट्रिक्ट को बचाया है कश्मीर में। और हमारे ऊपर बहुत जबरदस्त हमला हुआ था ड्रोन से पिछले 3 दिन 4 दिनों में। जगह का नाम सुरक्षा की वजह से बताना ठीक नहीं है। और मेरा रोल यही था कि उस पूरे शहर को, पूरे डिस्ट्रिक्ट को उनके अटैक से बचाना। मतलब 2 तरह की सेना होती है, एक होती है जो जाके अटैक करेगा, एक होता है डिफेंस करेगा। तो मेरा था डिफेंसिव रोल था, यानी मेरे इंस्टॉलेशन को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। तो वो हमारी जिम्मेवारी थी। और मेरे पूरे टीम ने, यहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं और एसएसपी, सीआरपीएफ, बीएसएफ के साथ मिल करके हम लोगों ने पहले ही कोऑर्डिनेशन कर लिया था। और मैं इसलिए शेयर करता हूँ कि ये सबके लिए एक सबक है कि युद्ध के टाइम में कैसा डिसिप्लिन होना चाहिए। ये बहुत जरूरी है, डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। और जो मैंने इन्फोर्स किया, इस वजह से मेरा जो डिस्ट्रिक्ट है बचा हुआ है और कोई नुकसान नहीं पहुंचा। इसका पूरा क्रेडिट मैं देता हूँ हमारे उस तैयारी को, जिसमें हमने पूरे आम पब्लिक को भी, उनको मैंने खाना बनाने से मना कर दिया था कि शाम के 7:30 बजे के बाद अपने घर में खाना भी नहीं बनाएंगे, जिससे धुआं निकलेगा या लाइट दिखाई देगी। उनको मैंने इन्वर्टर तक बंद करने के लिए बोल दिया था। और एज ए रिजल्ट वो टाउन हमारा बच गया। इसकी चर्चा आज हो रही है पूरे शहर में। और अटेम्प्ट तो उन्होंने लगभग हमारे ऊपर करीब 50 से 60 ड्रोन अटैक किए थे। उनमें से कम 20 को हमने मार भी गिराया, जिसमें से धीरे धीरे मिल रहे हैं। 3 मिल गया है मुझे। और अगले 10 दिन 15 दिन में क्या होता है कि जब हम दुश्मन का ड्रोन गिराते हैं तो कहीं पेड़ पे अटका हुआ मिलेगा, कहीं खेतों में किसी किसान को मिलेगा, कहीं नाला में मिलेगा। सो अभी से 1 महीने तक वो रिकवरी हमारी चलती रहेगी। वो दैट इज डिफरेंट थिंग। बट मैं जो बताना चाहता हूँ कि जब भी युद्ध की घोषणा होती है और सायरन बजता है, तो अपने अपने घरों के सामने गड्ढा है, नाला है, बहुत कुछ होता है जहाँ पे आप छिप सकते हैं, अपने आप को बचा सकते हैं। और हर घर में युद्ध की जब संभावना हो जाती है, अभी है, अभी खत्म नहीं हुआ है, तो एक ऐसा गड्ढा होना चाहिए, नाला होना चाहिए। नहीं होता तो लोग खुद भी खोद के बना सकते हैं, 2-3 आदमी मिल करके, जो बमबारी के टाइम पे आप उसमें जाके बैठ जाएं, है ना। ऊपर में कोशिश करें कि कुछ सीजे सीट अगर कुछ रख करके और मिट्टी का वो बना लीजिए बंकर टाइप का। और घर में तो रहना ही नहीं है, क्योंकि उनका निशाना होता है कि रिहायशी इलाकों में घरों के ऊपर बम गिराएं ताकि नुकसान हो जाए। तो इन सब चीज़ों में हमें बहुत ही बड़ी सफलता मिली है। और पाकिस्तान को जैसा पूरा न्यूज़ दिखा रहा है, उसमें हम लोगों ने उनको मना भी किया हुआ है कि हर चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये न्यूज़ के थ्रू दुश्मनों को भी पता चल जाता है। बट एक आम तरीके से अगर मैं ये समझाना चाहता हूँ, जो भी उन्होंने पहलगाम में अटैक किया, उसका बहुत ही मुंहतोड़ जवाब हमने दिया है। बहुत सारे टीवी एनालिसिस हमारे जो एक्सपर्ट हैं, रिटायर्ड लोग हैं, उन्होंने ऑलरेडी दे दिया है, तो उसको मैं रिपीट नहीं करूँगा। बट मैं एक लाइव, चूँकि मैं अभी युद्ध के मैदान में हूँ, है ना, अभी भी थोड़ी देर में यूनिफॉर्म पहन के अपना कंट्रोल रूम में जाऊँगा मैं, तो मैं बताना चाहता हूँ कि जितना भी आप, जो हमारे खास करके रिटायर्ड लोग बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। और हमने घुस के मारा है, मतलब ऐसा वैसा नहीं, वो मुंह दिखाने लायक नहीं है वो देश। और गुड सेंस प्रिवेल्ड कि उनको समय से ये पता चल गया कि अगर ये युद्ध ज़्यादा चला तो हो सकता है कि हम उनको रेगिस्तान बना दें। हम लोग उसी तैयारी में थे कि इस बार वहाँ रेगिस्तान हो जाएगा पूरा, और फिर से हम लोग नई आबादी वहाँ पर खड़ी करेंगे बांग्लादेश की तरह। ये हमारा प्लान में था ऑलरेडी, और एग्जीक्यूशन का भी ऑर्डर हमारे पास था। बिल्कुल पूरा कंप्लीट कमांड एंड कंट्रोल हम लोगों को दे दिया गया था। हमारी तैयारी भी बहुत अच्छी है, इससे मैं आप लोगों को आश्वस्त भी करना चाहता हूँ। और आने वाले समय में सबको सतर्क रहने की ज़रूरत है, स्पेशली जो बॉर्डर एरिया में लोग हैं, क्योंकि
ये ऐसा दुश्मन है जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है, ये इसकी चाल भी हो सकती है। और अंतर्राष्ट्रीय खेल आप देखते ही हैं, ये पूरा का पूरा जो है ये हथियार का व्यापार है। अगर काफी हमारे हथियार में भी जंग लग रहे थे तो उनको भी चलाने का एक मौका मिला, और ये बहुत बड़ा बिजनेस है। आई कैनॉट कमेंट मोर ऑन दैट, बट जी जी बिल्कुल। शांति के लिए युद्ध भी जरूरी है, क्योंकि काफी टाइम हो गया था। मुझे लगता है कि 1971 के बाद ये पहला युद्ध हुआ है। कारगिल को युद्ध नहीं बोला जाता है, वो तो एक लिमिटेड वॉर था, वो लिमिटेड बैटल था वो। लेकिन ये एक युद्ध में गिना जाएगा, क्योंकि हमारे सारे फ्रंट खुल गए थे, LOC से लेकर के उधर जैसलमेर तक, एंड पीछे कच्छ तक नौसेना ने भी अपना काम किया। तो सबसे पहले मैं इसी मंच से तीनों सेना, भारतीय थल सेना, वायुसेना और नौसेना, तीनों को बधाई देना चाहता हूँ, और देशवासियों को कि इस घड़ी में मैं देख रहा हूँ कि हमारे बहुत सारे लोग हैं जो बोलते हैं कि हमें बुला लो, हम भी जाएंगे, पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे। तो इससे हमारा मोटिवेशन बहुत हाई होता है। हम सोचते हैं कि नहीं, मतलब हम अकेले नहीं हैं, हमारे पीछे लोग, पूरा देश खड़ा है। बिल्कुल। हाँ, आपको मैं एक और चीज़ साझा करना चाहता हूँ। आज के किसी अखबार ने भी छाप दिया है मेरे डिस्ट्रिक्ट में कि 8 तारीख को मेरी बेटी का जन्मदिन था, और पिछले हफ्ते मैं दिल्ली गया था कि बेटी का जन्मदिन मनाऊंगा। अभी डॉक्टर बन के आई है तो थोड़ा अच्छे से प्लानिंग था, लेकिन मुझे 5 तारीख को ही वापस आना पड़ गया परिस्थिति को देखते हुए। तो एक तरफ मेरे घर में केक कट रहा था, इधर मैं गोली चला रहा था, दुश्मन का वो जो ड्रोन है उसको गिरा रहा था। तो वो वीडियो मैंने बनाया हुआ है, विवा जी को मैंने भेजा है। विवा जी, आप बोल सकते हैं उसके बारे में, क्या देखा आपने? फिर मैंने विभा अभी इस पे पटल पर नहीं है, बट वो जरूर लिख रही हैं, मैसेजेस कंटिन्यूअसली आ रहे हैं। जी बोलिए। हाँ, तो वो एक मेरे फैमिली के लिए भी बहुत बड़ा यादगार है। उस दिन मेरे घर पे उनको युद्ध की चिंता की भी थी, मेरी बेटी का जन्मदिन भी था, तो बहुत सारे दोस्त लोग भी मेरे घर पे थे, और वीडियो कॉल पे मैं उनको वॉर भी दिखा रहा था, और बेटी का केक कटिंग देख करके उसको आशीर्वाद भी दे रहा था मैं। तो ये सब हमारे लाइफ में कुछ ऐसे पल होते हैं जो कभी भुलाया नहीं जा सकता है, और ये हमारे लिए मोटिवेशन है। जनरली अगर परिवार साथ में हो तो आप को युद्ध का कोई भी मैदान जीत सकते हैं। परिवार का, दोस्तों का, आप जैसे शुभचिंतकों का सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। वो मुझे मिलता रहा है और आगे भी मिलता रहेगा, और इस मंच से जुड़ करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और मुझे लगता है कि अब आप लोग कोई सवाल मुझसे पूछ सकते हैं जिसका मैं जवाब दे सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। पहली बात तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी अच्छी बातें बताई हैं, जो मनोबल आपने हर देशवासी का जो बढ़ाया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में मैं जरूर ये बोलूंगी आपसे कि आप अकेले बिल्कुल नहीं है, पूरा देश आपके साथ है। और जिस तरह हम आप पे विश्वास रखते हैं पूरी तरीके से, उतना विश्वास अपने हम साथियों पे भी रखिए कि हम आपके पीछे खड़े हैं और एक दूसरे का मनोबल बढ़ाते रहें उसी तरीके से। बहुत बहुत आभार। अगर मुझे लग रहा है आदरणीय गीता जी जरूर कुछ पूछना चाह रही हैं, उन्होंने माइक अपनी म्यूट किया। आप कुछ पूछना चाह रही है गीता जी? जी आप पूछिए। आप देखिए, अभी भी मेरे टाउन में ब्लैकआउट हो गया है, मैंने लाइट पूरा ऑफ करवा दिया अभी भी यहाँ, इसलिए अंधेरा मेरी शक्ल उतनी ज्यादा नहीं दिख रही होगी। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल साफ दिख रही है। हाँ जी करती हूँ सर, एक वायु सैनिक की पत्नी हूँ, और दिल्ली में ही अपना अभी ठिकाना है, दिल्ली में ही, सोहना में ही रहते हैं हम लोग, सोहना गाँव में। और जब आप उधर से विजयी होके आइए तो आपसे मिलना चाहेंगे, आपका जो चरण रज लेना चाहेंगे सर। जी हाँ, जी हाँ, थैंक यू जी। बहुत बहुत सही बात बोली है। ये मनोबल, ये विश्वास जो देशवासी रखते हैं भारतीय सेना पर, और जिस तरीके से आप हमारी रक्षा करते हैं, उसके लिए धन्यवाद तो कोई जैसी चीज़ है ही नहीं। आपकी वजह से आज हम यहाँ बैठे हैं और चैन की सांस ले रहे हैं, बात कर रहे हैं, और हमें पूरा विश्वास है कि ये जो चल रहा है, जो ये ऐसी परिस्थितियाँ चल रही हैं, बहुत जल्दी ही जो मुंह तोड़ जवाब दिया है आपने इस बार, उसकी तो सराहना पूरा देश क्या, पूरा दुनिया कर रही है। बड़े बड़े देश हमारे साथ हैं और उसकी सराहना में तो कोई कमी नहीं है। उसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूँगी। और मैं पहले तो पटल पे ही पूछना चाहूँगी, अगर आप कोई सवाल कोई करना चाहता है, क्योंकि ऐसा मौका ऐसा मौका शायद नहीं मिलता है
कि हमारे ये युद्ध के साथ मैदान से लाइव टेलीकास्ट है। हाँ जी 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 हाँ, जी बिल्कुल हाँ। लाइव टेलीकास्ट है, और ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी बात है। ये पटल धन्य है, और आज हम सभी जो लोग हैं बहुत खुशनसीब हैं जिन्हें आपसे बात करने का मौका मिला है। जी तो चलिए मैं पूछ मैं लेती हूँ, जो आपने मैं बात अपनी ओर से जी हाँ, जी मैं अपनी ओर से जी सबसे बोलिए। पहले तो आपको बहुत-बहुत आशीर्वाद दे रही हूँ, क्योंकि आप थैंक जिस यू, पद थैंक पर हैं वहीं पर हाँ, मेरा पुत्र भी है, तो आपकी परिस्थिति को, आपकी मनःस्थिति को मैं समझ सकती हूँ कि आपने बेटी का जन्मदिन कैसी स्थितियों में मनाया। आपकी बेटी को बहुत-बहुत आशीर्वाद, शुभकामनाएँ। एक वीर पिता की पुत्री है और निश्चय ही वो अपने जीवन में बहुत सफल होगी, बहुत आगे जाएगी। हम सभी का बहुत आशीर्वाद उसके साथ और आपके साथ है। आप जिस तरह से आप अपने क्षेत्र में लगे हुए हैं पूरे जज्बे के साथ में, हम आपके जोश को, आपको मोर स्ट्रेंथ, आपको और शक्ति भेज रहे हैं यहाँ से, और ऊर्जा भेज रहे हैं आपसे, आपको क्या यहाँ से। क्या हम सबकी शुभकामनाएं, हम सबका बहुत बहुत आशीर्वाद है आपके साथ। हमारा सारे भारतवासी, सारे लोग आपको बहुत आशीर्वाद दे रहे हैं। आप चलिए बहुत लोग बहुत डटे आदरणीय रहे। मनमोहन सिंह ठाकुर जी को मैं बोलूं कि इतने करोड़ों अरबों लोग का जब आशीर्वाद है, प्यार है, विश्वास है, तो मजबूत कांधों में और मजबूती जरूर आई होगी, उतनी ही ऊर्जा और मिली होगी। एक सवाल पूछना चाहूंगी, सवाल से ज्यादा एक आपसे पूछना चाहूंगी, आप अपना फौज अपना काम करती है सरहद पर, उस समय आप एक आम नागरिक से, देश के से क्या उम्मीद रखते हैं, वो जरा बताइए। जी हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। और आम नागरिक से मैं सबसे पहला उम्मीद ये रखता हूँ कि वॉर डिसिप्लिन, अनुशासन, कि जी जो आपके नज़दीकी प्रशासन से जो भी आदेश मिलता है उसको अक्षरशः पालन करना, क्योंकि वो जो आदेश पारित होते हैं, जाते हैं, वो बहुत ही हाई लेवल के अनुभवों को ध्यान में रखते हुए एक एसओपी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बना करके वो डायरेक्शन इशू किए जाते हैं। तो अनुशासन, वॉर अनुशासन सबको होना जरूरी है। मतलब वो ये कभी, ये अगर उनको आदेश मिल गया कि भाई घर से स्मोक नहीं निकलना है तो नहीं निकलना है, आप भूखे रह जाइए रात भर। लाइट नहीं जलाना है तो नहीं जलाना है, चाहे आप बैटरी आप दिन में चार्ज कर लीजिए, बिना मोबाइल का रहिए, लेकिन उस डिसिप्लिन को नहीं तोड़ना है। क्योंकि ये छोटी छोटी गलतियां होती है जो इनवाइट करता है ट्रबल को, क्योंकि ऊपर घूम रहा है आजकल। ये टेक्नोलॉजिकल वॉरफेयर है, कंप्लीटली टेक्नोलॉजिकल वॉरफेयर। सो इसमें अनुशासन होना जरूरी है। दूसरा, मनोबल, जो भी आपके परिवार में, आपके रिश्तेदार में सैनिक हैं जो जा रहे हैं, एक तो उनको ज़्यादा फ़ोन नहीं करना है, क्योंकि फ़ोन कई बार ऐसा होगा कि आपको निराशा हाथ लगेगी। जब भी आप फ़ोन करेंगे उनका या तो फ़ोन स्विच ऑफ मिलेगा, या हम लोग कई बार ब्लैकआउट कर देते हैं, वो जैम लगा देते हैं, जैमर लगा देते हैं। तो आपको क्या होगा, घबराहट होगी कि अरे फ़ोन नहीं लग रहा है। नहीं लगेगा फ़ोन, लेकिन वो सुरक्षित है। भारतीय सेना आज की स्थिति में वो नहीं है जो 62 में होती थी। अभी पूरी दुनिया हमसे घबरा रही है, और इसीलिए अमेरिका को इंटरवेन करना पड़ा कि इस वॉर को रोकना जरूरी है। क्योंकि इस वॉर को जब हम पाकिस्तान को मिट्टी में मिला देते तो भारत सुपर पावर ऑटोमेटिक डिक्लेयर हो जाता। तो इसमें बहुत लोगों का स्वार्थ था कि इस लड़ाई को रोक देने में सबकी भलाई थी। आप समझना चाहिए आपको। इसमें लोग अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं, आप देख ही रहे हैं कि व्यापार हम कराएंगे, ये कराएंगे, वो कराएंगे, सब। और जी ऑल दिस थिंग्स, इंडिया वॉज गोइंग टू बिकम सुपर पावर इन नेक्स्ट 4-5 डेज। हमें उतना अच्छा नहीं लगा ये सीज फायर हो गया, सच्ची बता रहा हूँ आपको। और यही 2-3 दिन बात है, और फौजी मौका के मुंह मिलता से तो। ही हम सुन सकते हैं। हाँ, और जो सिविलियन पॉपुलेशन से जो हमें अपेक्षा है कि आप जहाँ भी रहें सुरक्षित रहें, हमारे निर्देशों का पालन करें, और जरूरत पड़ने से हथियार उठाने के लिए खड़े हो जाए। क्योंकि उस टाइम पे हमारा बहुत ही स्पेसिफाइड सिस्टम होता है, एंड बहुत ही बढ़िया तरीका होता है, जो आपको हम बंदूक चलाना सिखा देंगे और बुला लेंगे बॉर्डर पे। तो जो भी मेंटली प्रिपेयर्ड रहेंगे उनको इनविटेशन मिल जाता है वॉर के लिए, और आप वॉलंटरी ज्वाइन कर सकते हैं। ये सब जैसे 65 की लड़ाई में हुई थी, 62 की लड़ाई में हुई थी, बहुत सारे लोग, इमरजेंसी कमीशन उनको मिला था, जो बाद में फिर उनको रेगुलर भी कर दिया गया था। तो ऐसे भी मोटिवेट करके अपने बच्चों को रखना है, खास करके जो 18 साल से ऊपर के बच्चे हैं। दूसरा, अपने घरों में सामान कम से कम 20 से 25 दिन का रखना चाहिए। जब भी युद्ध की आशंका होती है, क्योंकि बाजार बंद हो जाएगा, गाड़ियां हम लोग बंद करा देते हैं, पूरा ट्रैफिक बंद हो जाता है, तो आप मेडिसिन,
पीने का पानी, खाना पीना, ये सब कम से कम 20-22 दिन का, 25 दिन का आपके पास स्टॉक होना चाहिए। और इसके अलावा आपकी शुभकामना हमें चाहिए। आप हमारे साथ मुस्कुराते रहें, हमें पीछे से अपनी शुभकामना देते रहें, हमारे साथ खड़े रहें, यही उम्मीद करेंगे हम आपसे। बिल्कुल बिल्कुल, शुभकामनाओं के लिए तो आपको कहने की जरूरत बिल्कुल नहीं है सर। आप जो कर रहे हैं उसके लिए सब शुभकामनाएं, सारे विश्वास, सारे आशीर्वाद, सारा प्यार हर एक देशवासी का आपके साथ है। और ना ही आपकी बातों ने, आपने अपनी बातें रखी, अपने अपेक्षाएं रखी, बट आपकी बातों से बहुत मनोबल बढ़ा है। आज जितने भी लोग आपकी बातों को सुन रहे होंगे, क्योंकि ऐसी स्थितियों में सोशल मीडिया की वजह से या न्यूज़ चैनल्स की वजह से भी, मैं कहूँगी कुछ न्यूज़ चैनल्स की वजह से बहुत पैनिक की एक स्थिति आ जाती है, उसको आपने बहुत हद तक कम किया है। और मुझे लगता है कि पैनिक कभी भी नहीं करना चाहिए, अपनी मनोस्थिति को एकदम संभल तरीके से रखना चाहिए। ये एक पॉइंट ये भी है, ये आपने अच्छा पॉइंट बताया, पैनिक कभी नहीं होना है। क्योंकि जो मान लीजिए अभी मैं खड़ा हूँ, अभी मेरे ऊपर बम गिर गया, तो मैं क्या उसको रोक सकता हूँ? लेकिन अगर मैं पैनिक नहीं हुआ, अब मैं बचा हुआ हूँ, तो मैं दूसरों को बचा सकता हूँ, हेल्प कर सकता हूँ। तो जो हो गया हो गया, अब मुझे क्या करना है, इसकी तैयारी के लिए ये जरूरी है कि लोग पैनिक ना हो गया, घटना तो घट गई। आप सड़क पर चलते चलते आपने देखा होगा एक्सीडेंट हो जाता है, आप उसमें क्या कर सकते हैं? लेकिन उसके बाद जो करना है उसके लिए तो आपको मेंटली तैयार रहना पड़ेगा ना। लेकिन अगर जो पैनिक हो गए लोग, तो और काम खराब होगा। जो इंजर्ड है उनको हम टाइम पर अस्पताल नहीं पहुंचा पाएंगे, जो जिनको बचाने की जरूरत है उस टाइम पर हम बचा भी सकते हैं, पैनिक होकर के उसको मरने के लिए लोग छोड़ देंगे। तो पैनिक नहीं होना है किसी भी हालत में। और अपने जो एडमिनिस्ट्रेशन है, अपनी जो सुरक्षा व्यवस्था है, उस पर भरोसा रखें। मैं दोहराता हूँ, भरोसा रखें, ये आपका कुछ नहीं बिगड़ने देंगे, ये कंफर्म है। अभी तक जो हमारा है, 0 लॉस है, वी हैव लॉस्ट नथिंग। एंड पाकिस्तान इस युद्ध को अगले 20 वर्ष तक याद रखेगा, जो उनको हमने डैमेज पहुंचाया है। वो सब भी मीडिया में नहीं लाएंगे ये सब बातें। सभी का अपना अपना नेशनल पॉलिसी होता है कि उनका भी मोरल है, उनके देशवासी का भी मोरल डाउन नहीं होना चाहिए, तो वो सब उसमें हम लोग नहीं जाएंगे डिटेल में। बट आई मस्ट टेल यू कि वी हैव डिस्ट्रॉयड देम ए लॉट। और उनको पता है, ये चल गया कि अगर ये 2-4 दिन चला तो फिर हम इस धरती पे रहेंगे ही नहीं, यानी पाकिस्तान नाम का कोई देश रहता ही नहीं। तो अच्छा पॉइंट आपने दिया कि पैनिक नहीं होना है। जी। उमेश कुमार शर्मा जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि हम तो सल्यूट करते हैं और एक ही बात कहना चाहते हैं कि दम निकले इस देश की खातिर, बस इतना अरमान है, एक बार इस राह पे मरना 100 जन्मों के समान। ये भावना हमेशा रहती है और रहेगी। बिल्कुल। और शायद ये फौजी के मन की जो भावना है कि हम देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार हैं, और जैसे सर ने बोला था कि सीज फायर हो गया है, पर उन्हें पसंद नहीं आया है। इस बार उन्हें पूरा खत्म करने का ही मन था, जड़ से उखाड़ देने का मन था। ये फौजी ही बोल सकता है, वरना हम तो सोच रहे हैं, लोग मुझे बचपन से ही लड़ने का बड़ा शौक रहता था। स्कूल में भी मैं अन्याय के खिलाफ, स्कूल में भी अन्याय के खिलाफ मैं लड़ लेता था, चाहे वो साथियों से लड़ना पड़े या टीचर से लड़ना पड़े। जब एकेडमी ज्वाइन किया तो वहाँ इंस्ट्रक्टर से भी लड़ लेता था, जहाँ मुझे लगता था कि यहाँ गलत हो रहा है, अन्याय के खिलाफ हमेशा मैं खड़ा होता रहा हूँ। तो मुझे लड़ाई बहुत पसंद है। मुझे गांव में कोई भी घटना घटती थी तो मेरी माँ को लगता था कि ये तो जरूर रहा होगा उसमें शामिल, तो रिपोर्ट आने से पहले मेरी पिटाई हो जाती थी। मैं कितना भी सफाई देता था कि नहीं माँ, मैं उस लड़ाई में नहीं था। तो मेरा जो ये प्रोफेशन है, मुझे भगवान ने मेरे शौक के मुताबिक दिया। युद्ध मुझे बहुत पसंद है और मैंने 28 आतंकवादियों को ठिकाना लगाया हुआ है। अभी जो प्रेजेंट चीफ हैं, आर्मी चीफ, ये मेरे कमांडर हुआ करते थे मणिपुर में, और मणिपुर को हमने शांत किया था उस टाइम पे। 28 आतंकवादियों को ठिकाने लगाए थे हमने साथ में। तो ये मेरा पैशन है। तो इस पैशन को बीच में रोक देना, आप जैसे मैं गाना गा रहा हूँ और आपने बोल दिया कि नहीं जी अब तो आप बंद कर दीजिए, तो कितना मोरल डाउन होगा मेरा। क्या बात है, मतलब गाने को युद्ध से की तुलना करना, ये भारतीय सेना से ही हम उम्मीद कर सकते हैं, वरना हम जो आम नागरिक है वो तो ये सोच रहे हैं। मेरे चेहरे की आपको बता रही होगी कि हमारे ऊपर कोई तनाव नहीं है। बिल्कुल ना हमारे ऊपर तनाव है, ना हमारे सैनिकों में तनाव है, जरा सा भी नहीं। क्या
और शायद यही मनोबल हमारे तरफ पहुंच रहा है कि हम सब में भी कोई तनाव नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि आप और आप जैसे बहुत लोग हमारी रक्षा करने के लिए वहाँ खड़े हुए हैं और हमेशा वहाँ हैं। उसकी वजह से ही हम यहाँ चैन की नींद सो पा रहे हैं, आपसे बातें कर पा रहे हैं। और ये तो आज बहुत ही विशेष कार्यक्रम हो गया। मतलब मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश नसीब हूँ कि आपसे मैं बात कर रही हूँ। जल्दी से मैं एक बात और पूछना चाहूंगी आपसे ही, संदेश क्या देना चाहेंगे आप देशवासियों को इस समय? संदेश आप पूछ रहे हैं? नेटवर्क इशू आ रहा है। जी हाँ, कोई बात मैं देशवासियों को मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि आप जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, देश के विकास में योगदान दें। घर बैठ के कुछ नहीं होगा, घर से बाहर निकलें। आप जो भी कैपेबिलिटी है, जो भी क्षमता है, हाँ जी, जो भी क्षमता है और उसके मुताबिक आप योगदान करें और देश की समृद्धि में भागीदार बने। स्टूडेंट है, उसको पढ़ाई अच्छे से करना चाहिए, किसान है उनको खेती अच्छे से करना चाहिए, बिजनेसमैन है उनको बिजनेस अच्छे से करना चाहिए, जो भी ऑफिसर हैं विभिन्न पदों पे हैं उनको अपना ड्यूटी अच्छे से निभाना चाहिए। और युद्ध के टाइम पर फिर मैं दोहराऊंगा, डिसिप्लिन मेंटेन कीजिए। वॉट एवर डायरेक्शंस आर पास्ड बाय द गवर्नमेंट, प्लीज फॉलो देम। जी जी, डायरेक्शंस फॉलो करना बहुत जरूरी है। ये मैं अपने पटल के माध्यम से एक बार फिर से सच में बोलना चाहूँ, क्योंकि बहुत सारी परेशानियां आजकल हमारी बहुत हमारे सोशल मीडिया और इनकी वजह से हो गया है। अभी कुछ जब सायरन बजता है या बोला जाता है ब्लैकआउट के लिए, उसमें भी कुछ लोग पूरी तरीके से वो इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं करते हैं, जो कि हमारा कर्तव्य है। ये हमारी कर्तव्य है। जो सेना रक्षा कर रहे हैं वो अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। हम उनकी मदद कर सकते हैं, हम उनकी सहायता कर सकते हैं। हर कोई, हम जाके वहाँ लड़ नहीं रहे, लेकिन हमारी लड़ाई इस जगह भी है। हमारी भी कुछ कर्तव्य हैं, उन्हें हमें पूरी तरीके से पूरा करना चाहिए। यही आपने बोला है और बहुत सही बात बोली है। और मैं उम्मीद करूंगी सब लोग ने आज ये सुना हो, देशवासी ने सुना हो और इस बात को समझे कि कितना जरूरी है डिसिप्लिन में रहना। और सरकार जो भी आपको निर्देश दे रही है उनका पूरी तरीके से पालन करें। और ये हमारा सपोर्ट है हमारी भारतीय सेना की तरफ से, और यही हमारा योगदान होगा शायद हमारे भारत देश को इस समय। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा टाइम हो गया जाने का ड्यूटी पे। बिल्कुल बहुत बहुत आभार। बिल्कुल बहुत बहुत आभार आपका जुड़ने के लिए। जय हिंद एंड नमस्कार। नमस्कार। तो आज का कार्यक्रम में हमारे साथ अभी जुड़े थे लेफ्टिनेंट मनमोहन ठाकुर जी, और उनकी बातें सुनी। और उसके बाद मुझे पूरा यकीन तो मुझे पहले भी था, लेकिन बिल्कुल उनसे बातचीत करते समय पता चल चुका है कि हम बिल्कुल सही हाथों में हैं। हमें डरने की जरूरत नहीं है। हमें उनका मनोबल बढ़ाना है, उनकी मदद करनी है, अपने कर्तव्यों का पालन करना है। सरकार जिस तरीके से जो कहे उसको पूरा करना है। समय हो गया है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ी देर बस थोड़े से प्रश्न लेना चाहूंगी। पहले मैं पूछना चाहूंगी आदरणीय शोभा जी से कि जो डिसिप्लिन की बात करी है उसके बारे में आपको क्या कहना है। और ये एक फौजी के घर में डिसिप्लिन हमेशा शायद बचपन से ही आप लोग हम अपने माता पिता से आगे बढ़वाते हैं, बच्चों में जाता है डिसिप्लिन। बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन होता है। अगर हम तुलना करें एक आम नागरिक या किसी भी से जुड़े हुए लोगों की, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? और कितना डिसिप्लिन करने में आप क्या ऐसा करते हैं? कोई ट्रेनिंग दी जाती है या घर का माहौल बदला जाता है? उसके बारे में आप थोड़ा संक्षेप में बताएं जरा। हाँ बिल्कुल, मैं ये चाहूँगी, अभी हमारे वीर साथी ने जो बातें बताई कि हम लोग अपने नियमों का पालन करें, जो भी सरकार की ओर से इंस्ट्रक्शंस होते हैं। और हर व्यक्ति में ये एक वो नहीं चाहिए कि, मैं तो एक लाइन कहती हूँ कि किस किस को लांघेगा दुश्मन, किस किस को लांघेगा दुश्मन, हर व्यक्ति हिमालय बन जाए, हर व्यक्ति हिमालय बन जाए। अगर व्यक्ति अपने मन में ये सोच ले कि मुझे ही अपनी रक्षा करनी है, अपने लिए प्राण से मुझे पूरे प्रयत्न करने हैं, तो किसी की इतनी हिम्मत नहीं है। अगर हम सभी एकजुट हो जाएं, डिसिप्लिन का मतलब क्या है? एकजुट हो जाएं, समयानुसार जो भी हमारे ऊपर आदेश आते हैं, जो भी नियम होते हैं, उन नियमों का हम पालन करें,
तो किसकी इतनी ताकत है कि हमारे ऊपर आंख उठाकर देखी जाए। मैं तो यही कहती हूँ कि द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए। तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहाँ तक भाला जाए। दोनों ओर लिखा हो भारत, सिक्का वहीं उछाला जाए। तो क्यों ना हम ऐसे प्रयास करें कि हम अपने देश के लिए, अपने जहाँ जहाँ भी हम, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हैं, चाहे व्यवसाय कर रहे हैं, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, हम अपने जो ड्यूटीज है उनका पालन करें। ये सबसे बड़ा डिसिप्लिन है। हम दूसरे से अपेक्षा करते हैं कि अमुक व्यक्ति ऐसा करे, नहीं, हम सबसे पहले अपने को देखें कि हम कितना कर रहे हैं। हम दूसरों को बहुत सुझाव देते हैं, सरकार ने ये ठीक नहीं किया, सरकार ने वो ठीक नहीं किया, उस व्यक्ति ने ये ठीक नहीं किया, उसको ये करना चाहिए। जिस दिन हम ये करना छोड़ देंगे और जिस दिन हम ये सोचना शुरू कर देंगे कि हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले इकाई से शुरू होती है बात। व्यष्टि अगर ठीक होगी तो समष्टि अपने आप ही अच्छी होगी। व्यष्टिगत से हम समष्टिगत की ओर बढ़ें, व्यक्ति से हम समाज की ओर बढ़ें। एक एक व्यक्ति से समाज बनता है, एक एक इकाई से समाज बनता है, फिर समाज से देश और देश से फिर विश्व का निर्माण होता है। तो एक एक व्यक्ति अगर इतना अनुशासित होगा, अपने कर्तव्यों का पालन, अपने नियमों का पालन समयानुसार करेगा, पूरी ईमानदारी से करेगा, मन से करेगा, तो निश्चय ही बदलाव आएगा। बदलाव की संभावना हमसे ही शुरू होती है, सबसे पहले मुझसे। मैं अपने अंदर क्या बदलाव कर सकती हूँ परिस्थितियों को बेहतर बनाने में, मैं ये सोचूं और उस सोच के अनुसार मैं कार्य करूं। तो यही मेरा सबसे बड़ा योगदान अपने समाज के लिए, परिवार के लिए और देश के लिए होगा। एक नागरिक के रूप में हमारा ये कर्तव्य है कि हम अपने कर्तव्यों को ठीक से समझें और उनका पालन करें। हम अधिकारों की तो बात करते हैं, कर्तव्य की बात नहीं करते। सबसे पहले हमें कर्तव्य की बात करनी है, फिर हम अधिकार की बात कर सकते हैं। जब हम 10 कर्तव्य निभा लेंगे कम से कम, तो हम एक अधिकार की बात करेंगे। हम 10 अधिकारों की बात करते हैं, कर्तव्य एक भी नहीं निभाते हैं। तो ये जो उल्टा गणित चल रहा है, इस गणित को सीधा करने की आवश्यकता है कि पहले कर्तव्य आता है, उसको करें, फिर बाद में हम अधिकार की बात सोचें। अगर इस दृष्टि से हम चलेंगे तो निश्चय ही एक सशक्त, समृद्धशाली, संपन्न, सुदृढ़ भारत होगा। निश्चय ही हम एक अच्छे राष्ट्र के नागरिक कहलाएंगे और हमारा राष्ट्र एक बहुत ही समृद्धशाली, शक्तिशाली, सशक्त राष्ट्र होगा। यही मेरी कामना है कि हर व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन करे। जो भी अनुशासन सरकार की ओर से बताए जाते हैं, बहुत सी बातें एक सामान्य नागरिक के रूप में हम भी समझते हैं कि क्या उचित है, क्या अनुचित है, इतनी तो सभी को पता होती है। तो उस उचित अनुचित का हम स्वयं आकलन करें और उसमें जो कुछ भी हित में है, राष्ट्र हित में, व्यक्तिगत हित में नहीं, समष्टिगत हित में, वहां से जब हम आगे बढ़ेंगे तो निश्चय ही हित होगा। सर्वहित में अपना हित तो अपने आप ही हो जाएगा। हम अपना हित करेंगे तो सर्वहित नहीं होगा, सर्वहित करेंगे तो अपना हित अपने आप ही हो जाएगा। ऐसे ही जैसे हम दृष्टि बनाएंगे तो निश्चय ही हम एक प्रगतिशील राष्ट्र की ओर आगे बढ़ेंगे, कदम बढ़ाएंगे और हम अपने जिस भारत को विश्व गुरु बनाने का स्वप्न देख रहे हैं, वो निश्चित रूप से हमारा स्वप्न साकार होगा। हम सबकी उसमें सहभागिता बहुत आवश्यक है। ये हम जिस दिन जान लेंगे उस दिन निश्चित रूप से हम एक समृद्धशाली, सशक्त राष्ट्र बन जाएंगे। क्या बात है, बहुत 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 सही बातें करी हैं, बहुत सटीक बातें करी हैं आपने। और हम सबको अपने अधिकारों से ज्यादा कर्तव्यों की तरफ ध्यान देना बहुत जरूरी है। मैं आदरणीय गीता की तरफ आऊंगी अंतिम संदेश के साथ, लेकिन उससे पहले जो हमारे साथ श्रोतागण लंबे समय से जुड़े हुए हैं उनका अभिनंदन एक बार करना चाहती हूँ। डॉक्टर मनमोहन सिंह कुशवाहा जुड़े हुए हैं, आदरणीय पुष्पलता तनेजा जी जुड़ी हुई हैं, कुमार सुरेंद्र सागर जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ शुरू से, आदरणीय गरिमा शर्मा जी जुड़ी हुई हैं, आदरणीय सैनिक कवि उदय जुड़े हुए हैं। कुछ प्रश्न भी आए हैं लेकिन वो समय की बाधा की वजह से मैं ले नहीं पाई हूँ। आदरणीय सौम्या शर्मा जी जुड़ चुकी हैं और सभी आज एक ही रंग में रंगे हुए हैं, देश प्रेम के रंग में। आदरणीय शिल्पा पटेल जी जुड़ चुकी हैं, आदरणीय सुनीता पांडे जी ने लाजवाब आयोजन, सबको नमन बोला है अपनी तरफ से।
और आदरणीय अर्चना शर्मा जी जुड़ चुकी हैं। तो उसके साथ साथ मैं चलूंगी अंतिम में आदरणीय गीता जी की तरफ से, और चाहूंगी कि संक्षिप्त में अपना संदेश दें देशवासियों की तरफ और भारतीय सेना की तरफ। जी जी, जैसे कि मैम ने भी कहा, मिश्रा ने भी कहा कि अगर हम भारतीय सभी सिविलियंस जो भी देशवासी हैं, अगर अपना अपना काम हम ईमानदारी से करने लगे ना, तो वही अपने आप में एक देशभक्ति है। असली देशभक्ति वही है। मैं बस 2 लाइनों में अपना संदेश देना चाहूंगी। मर मिटेंगे जरूरत हो देश के लिए, मर मिटेंगे जरूरत हो देश के लिए, फिर भी जिंदा रहेंगे स्मरण के लिए। काश मेरे भी अरमान जानता कोई, जाति धर्म के न पचड़े में पड़ता कोई। देश सर्वोपरि हो ये समझे हर कोई, ख्वाब अपना है अपने वतन के लिए, ख्वाब अपने वतन के लिए, मर मिटेंगे जरूरत हो देश के लिए। तो बस यही संदेश है। अपने आप में ही एक देशभक्ति है कि अनुशासन से रहें, अपने जो भी फौज जो निर्देश देती है उसका पालन करें, सरकार के निर्देशों का पालन, अपना काम ईमानदारी से करें, ये बड़ी देशभक्ति है। ईमानदारी से अपना काम करें और बाकी काम सेना कर लेगी। आप एक आम नागरिक होने के नाते जो कर सकते हैं अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। बार बार हर कोई यही बोलता है और यहीं से हमारी शायद थोड़ी चूक हो जाती है, तो इस पे ही हमें विचार करने की जरूरत है और उसको फिर अमल करने की जरूरत है। और अंतिम में हम आते हैं आदरणीय उमेश कुमार शर्मा जी से, और अंत में उनसे भी पूछना चाहेंगे कि एक छोटा सा संदेश देशवासियों के लिए, अपने जैसे नागरिकों के लिए और फौज के लिए जरूर है। स्वागत है। सीमा पर जैसे अपने फौजी लोग लड़ रहे हैं, हमको भी अपने क्षेत्र में अपने हिसाब से इसको कायम रखना है और सभी को अपने इस बारे में बताना है। और हमको चौकन्ना रहना है कि यदि हमारे आसपास में कोई नया या असंदिग्ध आदमी दिखाई पड़ता है या परिचित आदमी दिखाई पड़ता है, तो उस पर नजर रखें और शासन को जरूर सूचित करें। तो हमें चौकन्ना रहना है। फौज वहाँ लड़ रही है हमारे हिसाब से, तो हमें अपने आसपास पे ध्यान रखना है कि कोई ऐसी गतिविधि तो नहीं हो रही है जो संदेह में है, और अगर है तो उसके फौरन सूचना शासन प्रशासन को तुरंत देनी चाहिए। ये मेरा बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात और बहुत जरूरी बात आपने कही है कि अगर हमें थोड़ा सा भी कुछ शक हो, ज्यादातर हम उसे अपने नजरों के सामने होते हुए भी हम उसे नकार देते हैं। तो अपनी जिम्मेदारी, जिसकी बात हम सभी इतनी देर से कर रहे हैं, आदरणीय लेफ्टिनेंट कर्नल ने भी यही बोला था कि अपनी जिम्मेदारियां निभाएं। तो ये भी आपकी जिम्मेदारी है कि अगर कुछ भी आपको लग रहा है जो संदिग्ध है, उसकी सूचना जरूर दें। ये ना सोचें कि ये मेरे घर के पास नहीं है, ये मेरे शहर के पास नहीं है, ये आपका देश है, हर कोना कोना आपका है और आपकी जिम्मेदारी है। बहुत बहुत अभिवादन करना चाहूंगी आप सभी वक्ता का जो इस पटल पर आए हैं आज, और बहुत सुंदर विचार और बहुत मनोबल दिया है एक दूसरे को। और ऐसी विषम परिस्थितियों में एक मनोबल ही है जो हम सबको मजबूती दे रहा है और हमारी सेना को मजबूती दे रहा है, हम सबको जोड़ के बांध के रखा हुआ है। अंतिम में मैं कुछ पंक्तियां निवेदित करना चाहूंगी कि तू ना थकेगा, तू ना थकेगा, तू ना रुकेगा कभी, तू ना मुड़ेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, ये हमारी सेना के लिए है और हमें उस पर पूरा विश्वास है। अपना कर्तव्य करें, अपनी जिम्मेदारी समझें और देश का जनहित में आपकी भी भागीदारी पूर्ण रूप से अपेक्षित है। और हम उम्मीद करेंगे कि जो भी परिस्थितियां चल रही हैं वो जल्द से सही हो जाएं और फिर से शांति की राह पे हमारा देश चले। सब आराम से चैन की सांस लेके बैठें, हमारी फौज को भी थोड़ा आराम मिले और अपना काम करते रहें। डिसिप्लिन आज बात हमने बार बार करी है, उसे ना भूलें। अंतिम में सबसे विदा लेती हूँ और इसी वादे के साथ कि अगले हफ्ते हम फिर से मिलेंगे इसी कार्यक्रम में
एक नई चर्चा, एक नए विषय के साथ। नमस्कार, जय हिंद, शुभ रात्रि। जय हिंद, जय भारत।